आज तक किसी ने अपनी आंखों से देखा ही नहीं। अदृश्य को डिकोड करना। ठीक है, तो आइए इस रहस्य को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो जानते हैं कि परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। हाँ, और मुख्य रूप से इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक भारी नाभिक यानी न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। इसे आप एक तरह से लेगो ब्लॉक समझ सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड सिर्फ 3 मुख्य उप परमाणुविक कणों या सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना है। और वो 3 सिपाही हैं कौन? पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने खोजा था। इस पर -1 चार्ज होता है। और इसका जो द्रव्यमान यानी मास है वो तो बहुत ही कम होता है ना? बहुत ही कम। मतलब प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1836वां हिस्सा। अरे बाप रे, मतलब अगर प्रोटॉन एक भारी भरकम हाथी है तो इलेक्ट्रॉन उस पर बैठी हुई एक छोटी सी मच्छर के बराबर है। हाँ, यह हाथी और मच्छर वाली तुलना बिल्कुल सटीक है। और दूसरा कण है प्रोटॉन, जिसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। इस पर +1 चार्ज होता है और ये नाभिक के अंदर बैठा रहता है। और तीसरा सिपाही? तीसरा है न्यूट्रॉन। इसे जेम्स चैडविक ने खोजा था। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये तटस्थ या न्यूट्रल होता है और ये भी नाभिक के अंदर ही रहता है। मतलब सारा वजन न्यूक्लियस में है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि हाथी और मच्छर के इस खेल में सारी ताकत उस मच्छर के पास है। बिल्कुल, नाभिक तो बस शांत बैठा रहता है, पर वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसका वजन ना के बराबर है, वो पूरे परमाणु के रासायनिक व्यवहार को तय करता है। रसायन विज्ञान में जो कुछ भी होता है, जैसे चीजों का जलना या हमारा डीएनए बनना। हाँ, वो सब इन्हीं हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉनों के आपसी लेनदेन और टकराव का नतीजा है। तो ये तो हो गए हमारे लेगो ब्लॉक्स, लेकिन ये जुड़े कैसे हैं? इतिहास में थॉमसन का एक प्लम पुडिंग मॉडल था, है ना? हाँ, थॉमसन ने सोचा था कि परमाणु एक धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी पुडिंग में सूखे मेवे या प्लम की तरह धसे हुए हैं। लेकिन उसमें तो न्यूक्लियस का कोई जिक्र ही नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। वो नाभिक के अस्तित्व को नहीं समझा सका। फिर आए रदरफोर्ड अपने मशहूर स्वर्ण पन्नी प्रयोग के साथ, जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हाँ, जिससे पता चला कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में है। एकदम सही। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत? अगर मैं भौतिकी के बुनियादी नियम लगाऊं तो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो उसे लगातार अपनी ऊर्जा खोनी चाहिए ना? बेहतरीन सवाल। और यही तो समस्या थी। अगर वो ऊर्जा खोता तो उसकी गति कम होती और वो एक सर्पिल या स्पाइरल रास्ता बनाते हुए सीधा नाभिक में जा गिरता। बिल्कुल, और परमाणु नष्ट हो जाता। फिर तो हम सब अब तक भाप बन चुके होते। हाँ, जो कि हम नहीं बने हैं। तो इस कमी को दूर कैसे किया गया? यहीं पर नील्स बोर का मॉडल आया। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार दिया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में यानी फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। जब तक वे अपनी कक्षा में हैं, वे कोई ऊर्जा नहीं खोते। अच्छा, और जब वे अपनी कक्षा बदलते हैं? हाँ, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण केवल तभी होता है जब वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते हैं। बोर ने इसके लिए एक सूत्र भी दिया। सूत्र क्या था? E बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो काफी सटीक गणित हो गया। पर बोर के मॉडल से परमाणु का ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन एक सवाल है। बताइए। अगर सभी परमाणुओं में वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो एक परमाणु दूसरे से अलग कैसे होता है? मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में क्या फर्क है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। किसी भी परमाणु की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है, जिसे हम Z से लिखते हैं। और ये Z असल में क्या है? ये नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है। बस प्रोटॉन गिन लीजिए, आपको तत्व का पता चल जाएगा। और द्रव्यमान संख्या, जिसे A कहते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, यानी A बराबर Z + N। इसी से मुझे समस्थानिक यानी आइसोटोप्स याद आ रहे हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में इसका बहुत अच्छा जिक्र है। हाँ, समस्थानिकों में Z समान होता है लेकिन A अलग होता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी एक ही सॉफ्टवेयर के अलग-अलग अपडेट्स हों। बिल्कुल सही कहा। जैसे हाइड्रोजन के 3 रूप हैं, H1, H2 और H3। सब में प्रोटॉन एक ही है, पर न्यूट्रॉन अलग होने से द्रव्यमान बदल गया। और इनका उपयोग कहाँ होता है? मैंने सुना है चिकित्सा में इसका इस्तेमाल है। हाँ,
चिकित्सा में और रेडियोधर्मी डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग में पुरानी चट्टानों की उम्र पता करने के लिए। और एक संभारिक या आइसोबार भी तो होते हैं ना? हाँ, वो समस्थानिकों के बिल्कुल उल्टे हैं। इनमें द्रव्यमान यानी A समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या Z अलग होती है, जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। अच्छा, ये तो हो गई पहचान की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कूदते समय ऊर्जा निकालते हैं, पर ये ऊर्जा वास्तव में किस रूप में होती है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होती है। इसके मजेदार गुण है, ये तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों की तरह व्यवहार करती है। और इसका वेग? प्रकाश की गति के बराबर। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सूत्र है C = μ लैम्डा। पर अगर ये तरंग है तो इसमें कणों का क्या काम? यही तो मैक्स प्लांक ने विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। उनका क्वांटम सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा किसी लगातार बहने वाली धारा की तरह नहीं निकलती है। तो कैसे निकलती है? वो छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती हैं, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। उनका मशहूर सूत्र है E = hν। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ऊर्जा पानी की धार की तरह नहीं, बल्कि रेत के कणों की तरह गिरती है। बिल्कुल। और इसी आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की। हाँ, मैंने पढ़ा है। प्रकाश पड़ने पर धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एकदम सही। और इसी प्रकाश को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं ना, सतत और रेखीय। हाँ, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम। और परमाणुओं को समझने के लिए हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आइंस्टाइन ने साबित किया कि प्रकाश जो एक तरंग है वो कण की तरह व्यवहार कर सकता है। तो क्या इसका उल्टा भी सच है? आप पूछना चाहते हैं कि क्या कण भी तरंग बन सकते हैं? हाँ, क्या एक ठोस इलेक्ट्रॉन लहर बन सकता है? बिल्कुल। और यही लुई डी ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि गतिमान कण भी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इसका भी कोई सूत्र है क्या? हाँ, लैम्डा = h/mv। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लहर बन गया है तो उसे ढूंढने कैसे? यहीं पर क्वांटम की अजीब दुनिया शुरू होती है। वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत, ये नाम ही काफी डरावना है। डरावना नहीं, बस थोड़ा अलग है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और उसका वेग दोनों को एक साथ सही मापना नामुमकिन है। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण सोच रहा था। ये ऐसा है जैसे रात में किसी बहुत तेज दौड़ती हुई कार की फोटो खींचना। अच्छा, कैसे? अगर आप शटर स्पीड कम रखते हैं तो आपको कार की गति का पता चल जाएगा, लेकिन फोटो धुंधली होगी, मतलब स्थिति का पता नहीं। सही बात है। और अगर आप फ्लैश से सटीक फोटो लेते हैं तो कार जमी हुई दिखेगी। जगह पता है पर स्पीड का अंदाजा नहीं लगेगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इसी सिद्धांत ने बोर के उस निश्चित कक्षाओं वाले विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो अगर निश्चित रास्ता है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन का नया पता क्या है? वो नया पता है ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। दोनों में क्या फर्क है? ऑर्बिट एक निश्चित रास्ता है, जैसे कोई रेलवे ट्रैक, जबकि ऑर्बिटल एक संभावना क्षेत्र या प्रोबेबिलिटी एरिया है। मतलब एक ऐसा बादल जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हम बस संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आधुनिक रसायन विज्ञान पूरी तरह से इसी संभावना पर टिका है, और इन संभावनाओं को समझने के लिए हम क्वांटम संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वांटम संख्याएं, क्या ये इलेक्ट्रॉन का कोई पोस्टल एड्रेस है? बिल्कुल। ये 4 नंबर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n कहते हैं। ये मुख्य ऊर्जा स्तर बताता है। समझ लीजिए ये शहर का नाम है। अच्छा, शहर मिल गया फिर। हाँ। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर L। ये ऑर्बिटल का आकार बताता है। मान लीजिए ये शहर का पिन कोड है। आकार कैसे होते हैं? से पिन कोड के अंदर गली का नाम। और आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर S। ये इलेक्ट्रॉन का घुमाव बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ लीजिए उस गली में मकान का नंबर है। तो शहर, पिन कोड, गली और मकान, पूरा पता मिल गया। हाँ। लेकिन एक बात सोचिए, एक परमाणु में तो कई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो परमाणुओं का कोई हाउसिंग रूल भी होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन इन खाली जगहों में बसते कैसे हैं? बिल्कुल है। इसे इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसके 3 बहुत अहम नियम हैं। कौन कौन से? पहला है ऑफ बाउ सिद्धांत।
इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। इसके लिए हम n+l नियम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिस ऑर्बिटल के लिए n+l का मान कम होगा वो पहले भरेगा। ठीक है। और दूसरा नियम? दूसरा है पॉली का सिद्धांत। ये कहता है कि एक ऑर्बिटल यानी एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और तीसरा? हुंड का नियम। एक ही ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में पहले अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब सारे कमरों में एक एक आ जाता है उसके बाद ही वे जोड़े या पैर बनाते हैं। मैं इसे बस में सीट पकड़ने के तरीके से जोड़कर देखता हूँ। अच्छा, वो कैसे? अवबाव का मतलब है कि बस में चढ़कर सबसे आगे की सीट पहले चुनो, क्योंकि वहां पहुंचना आसान है। बिल्कुल। पॉली का मतलब है कि एक सीट पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और हुंड का नियम ये कहता है कि अजनबी लोग बस में पहले अलग अलग खाली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं। हाँ, कोई साथ नहीं बैठना चाहता शुरू में, जब तक कि सारी सीटें भर ना जाएं और उन्हें मजबूरन किसी के साथ सीट शेयर ना करनी पड़े। बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। एग्जाम के लिए भी यही सब टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, अगर हम क्विक रिकैप करें तो बोर का मॉडल, क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन विन्यास के नियम और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है मेरे पास। क्या विचार है? जब हम रदरफोर्ड और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाते हैं तो हमें पता चलता है कि परमाणु का 99.99% हिस्सा बिल्कुल खाली है। जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, और चूंकि हमारा शरीर, ये माइक्रोफोन और हमारे आसपास की हर चीज परमाणुओं से बनी है, इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से हम सभी लगभग पूरी तरह से खाली स्थान है। सुनने में अजीब है पर वैज्ञानिक रूप से एकदम सच है। और जो चीज हमें ठोस लगती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के आपसी टकराव या रिपल्शन का एक भ्रम है। मतलब हम असल में किसी चीज को छू ही नहीं रहे होते हैं। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप किसी दीवार को छुएं तो इस संभावनाओं के क्षेत्र के बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। विज्ञान के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।